हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला बीएमएस। मैं फिर आपके सामने हूं एक नए लेसन के साथ जिसमें हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, सिमिलर फॉर्मूला है। तो आप अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स कर चुके हो तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इजी लगेगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूं, तो आपको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है ना, डे टू डे लाइफ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या एप्लीकेशन है हम ये जानने वाले हैं। जैसे मान लो कश्मीर में बर्फ जम जाती है सड़क पे, तो अब वो बर्फ को हटाना है तो हम कैसे हटाते हैं, ठीक है ना। या फिर अंटार्कटिका में गाड़ियां चलती है तो उसको चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसको हम दूर करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल या फिर एप्लीकेशन तुम बोल सकते हो। तो ये आपको मिलेगा ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई थी कि प्योर सॉल्वेंट था जिसका एक वेपर प्रेशर था, तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन और फिर कैसे क्या कम हो गया। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट था। बॉइलिंग पॉइंट में दो फेजेस इन्वॉल्व है। कौन सा फेज? लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। उन दोनों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। यहां पे क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड बोलो या फिर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड बोलो, दोनों में कौन इन्वॉल्व होगा? लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। ये ध्यान देना, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। तो हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स सेम, ठीक है ना। लिक्विड और सॉलिड का जब वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। पानी के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है एंड दे कम इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर तुम बोल सकते हो 273.15 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना। अब देखो, यहां पे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब आइस, ये इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। और ये लिक्विड, प्योर लिक्विड मतलब वाटर। तो प्योर लिक्विड, वाटर और आइस का जब वेपर प्रेशर सेम हो गया और इक्विलिब्रियम आ गया तो टेम्परेचर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। F0 लिखा रहता ना, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या हो रहा था कि जब ये प्योर सॉल्वेंट पानी है, मान लो इसमें तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता? कम हो जाता था। तो कम होने पे क्या होगा कि सॉल्यूशन जो बन चुका है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर। वो कम टेम्परेचर में ही सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले देखो, प्योर सॉल्वेंट था पानी और ये था आइस। दोनों का जब वेपर प्रेशर सेम हो गया तो हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब वो बन गया है सॉल्यूशन और उसका प्रेशर हो गया है कम, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के बाद वो कम टेम्परेचर में ही सॉलिड के साथ सेम हो जाएगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है ना, और इसका डिक्रीज हो गया है सॉल्यूशन का, तो वो कम टेम्परेचर में ही अब सॉल्वेंट बोल सकते हो या फिर सॉलिड के साथ सेम हो चुका है। तो ये जो TF है ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में कौन फ्रीज करता है? तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाला पार्ट ही फ्रीज करता है, क्योंकि दूसरा पार्ट तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड वाला पार्ट ही है। तो सॉल्यूशन में जो फ्रीज होता है वो सॉल्वेंट ही होता है। जैसे पानी है, उसमें नमक डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब तुम इसको फ्रीज करने जा रहे हो तो वो पानी ही फ्रीज होगा और वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे फ्रीज होगा। मान लो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि TF जो है, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF नॉट सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का कम है। तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, बताओ कितना कम हुआ। तो हम बोल देते हैं सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है तो कम होगा तो माइनस में ही चला जाएगा। तो कोई तुम्हें ऐसे बोलेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज -4 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस डिप्रेशन कितने का हुआ है तुम्हारा, 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना, 0 से 4 तक चला गया तो ये हुआ डिप्रेशन। ठीक है ना। अगर तुम्हें डिप्रेशन दिया हुआ है कि डिप्रेशन फॉर एक्वस सॉल्यूशन इज 2 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्यूशन का बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो लिक्विड का देखो वाटर का 0 होता है और डिप्रेशन 2 है, तो तुम सॉल्यूशन का क्या बताओगे, -2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का प्रेशर कम है तो वो कम टेम्परेचर पे ही सॉल्वेंट जो फ्रोजन है या फिर सॉलिड बोल सकते हो उसके साथ सेम हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो फॉर्मूले में आ जाते हैं। जो पहले किया था, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए नया कांस्टेंट यूज करेंगे KF। KF के बहुत सारे नाम होते थे, जैसा कि KB का होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो जब तक तुम सॉल्वेंट चेंज नहीं करोगे तब तक KF चेंज नहीं होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि KF की डेफिनेशन अगर बोलनी पड़े तो क्या बोलोगे, KF इज इक्वल टू डिप्रेशन व्हेन मोलालिटी इज 1। ठीक है ना। KF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज 1। अब I के साथ फॉर्मूला बोलना चाहते हैं तो हमें I लगाना पड़ेगा क्योंकि मोलालिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है ना। अभी तक एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें I को हम 1 ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमें I की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब आ जाओ थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। मोलालिटी को लिख लो, तो मोलालिटी के क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो सिमिलर जा रहा है सब कुछ। इससे पहले तुमने KF का यहां से क्या निकाल सकते हो बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, जो कि सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का काम था। अब देखो KF का भी अलग से फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो यहां पे भी है, यहां वहां पे TB था, यहां पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है और ये सारा टर्म सॉल्वेंट के लिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब 0 डिग्री सेल्सियस मत लिख देना यहां पानी के लिए, वरना सब 0 हो जाएगा। तो हमें केल्विन में पुट करना है ये टेम्परेचर। डिफरेंस में तुम्हें बोला था डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां एब्सोल्यूट वैल्यू है वहां पे केल्विन ही लिखना है। तो यहां पे 273.15 अगर एग्जैक्ट लिखना है फॉर वाटर। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा H फ्यूजन तुम्हें बोला था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, 1 मोल फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि देखो ये पर मोल होता है ना, पर मोल को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया तुम्हारा पर ग्राम हो गया। तो इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज योर पर ग्राम डेटा दिया रहता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो M इधर डिवाइड हो गया तो यूनिट देखना, अगर तुम्हें जूल पर ग्राम दिया हुआ है मतलब ये फॉर्मूला है अपना, और अगर जूल पर मोल दिया हुआ है या फिर किलो जूल पर मोल दिया हुआ है तो डेल्टा H वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, पर ग्राम है तो तुम मोलर मास से डिवाइड कर दियो बस। ठीक है। तो अब चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबट्रैक्ट कर देना पानी में से। तो देखो अब क्या होगा कि पहले तो मोल्स निकाल लो, क्योंकि क्या वो तुम लिखोगे ना डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKFM। जैसे देखो यहां पे जो लिखा हुआ है डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। इथिलीन ग्लाइकोल डाला है, इसके लिए भी I क्या होगा 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I 1 हो गया। KF की वैल्यू पानी के लिए इतनी होती है जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर से वही चीज, एनसीईआरटी में पीछे नहीं दिया होता एक्सरसाइज में ये वैल्यू, क्योंकि वो मान लेते हैं कि तुम आगे थ्योरेटिकल पार्ट से चेक कर लोगे। तो पानी के लिए 1.86 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी हमें निकालना था तो वही इसने निकाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी अपने को मिल गया 1.2। ठीक है। तो डेल्टा TF मिल गया 2.2। अब ये तुम 2.2 डिग्री सेल्सियस लिखो या 2.2 केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम डिग्री सेल्सियस लिखे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस से सबट्रैक्ट करोगे जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और अगर केल्विन लिखे हो तो 273.15 से सबट्रैक्ट करना। ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइनली, ये तो डिप्रेशन आया। ठीक है ना।
अब सॉल्यूशन का फाइनली क्या है, तो जो पानी का था उसमें से इतना डिप्रेस हो गया, तो 270.95 केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब -2.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी है। मैं आपका एनसीईआरटी कवर अप करवाते चल रहा हूं, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था। एडवांस वाले सेक्शन हम फिर से अलग सेक्शन में ही पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट आपका एनसीईआरटी क्लियर रहे, ताकि आपको मेंस और नीट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया और ये अपना सॉल्यूट हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया है, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 1। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस, तो फिर से तुम्हें डेल्टा टीएफ दिया हुआ, इतना कम हो गया है। और देखो सॉल्वेंट वाटर नहीं है ना, तो देखो यहाँ केएफ की वैल्यू भी अलग है। ठीक है, तो हमें मोलर मास निकालना था, फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। एम में हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट से M2 निकाल लो और डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर लो, तो आ जाएगा आंसर 256, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में खुद से कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेन है कि हम ये सब पढ़ते क्यों हैं। मेन केमिस्ट्री में बार बार बच्चे यही पूछते हैं कि सर पढ़ा क्यों रहे हो, एग्जाम में दे दिए मार्क्स, आ गए, हो गया। नहीं, तो काम आता है इसका अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो। देखो यहाँ पे 2 यूजेस मैंने देखा, जो सबसे पहले 2 तुम देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। जैसे मान लो सेकंड वाला सबसे पहले पढ़ते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या है कि जैसे वो होता है विंटर का मौसम आता है, तो कश्मीर में हम सुनते हैं कि रोड ब्लॉक्स हो गए हैं, लेह लद्दाख का रोड ब्लॉक हो गया है। ठीक है ना, तो वो कैसे उससे दूर या फिर बचते हैं। तो देखो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारा, तो ये क्या करते हैं ना, स्प्रिंकलिंग ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का उस पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा तुम्हारा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होकर -21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब क्या, अब जब तक -21 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा टेम्परेचर, तब तक वो वाटर जो है वो आइस बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस नहीं बनने वाला, -5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस नहीं बनने वाला, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो चुका है। तो जल्दी से आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और सरफेस अब स्लिपरी नहीं रहेगा। ठीक है ना। सेम चीज देखो कि जैसे गाड़ियां जाती है, अंटार्कटिका है, आर्टिक है, वहां अगर हम लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा एक रेडिएटर फ्लूइड नाम का चीज होता है, जो कि इंजन को क्या रखता है, इंजन को कूल रखता है। ठीक है ना, ये फ्लूइड इंजन को कूल रखता है। तो होता क्या है कि जैसे तुम आर्टिक में चले गए, अब ये रेडिएटर फ्लूइड ही कम टेम्परेचर की वजह से मान लो फ्रीज हो गया। ठीक है ना, कम टेम्परेचर की वजह से ये फ्लूइड ही फ्रीज हो गया, तो क्या होगा, अब इंजन को कूल कौन करेगा। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस रेडिएटर फ्लूइड में कुछ मिला देते हैं, हम सॉल्यूट मिला दिए इथिलीन ग्लाइकॉल। अब क्या होता है, इस रेडिएटर फ्लूइड की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाती है, और वो कम हो जाती है -30 to 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसके बीच में। तो जब तक ये टेम्परेचर अब अटेन नहीं होगा, -30 -40 डिग्री सेल्सियस जब तक अटेन नहीं होगा, तब तक वो रेडिएटर फ्लूइड फ्रीज नहीं करेगा, और तब तक वो अपना काम करता रहेगा, इंजन की कूलिंग होती रहेगी। ठीक है ना, तो ये 2 एप्लीकेशन है अपने डे टू डे लाइफ में। आप ऐसे और भी क्वेरी कर सकते हो कि कहाँ यूज करते हैं, तो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो यही था आज के लिए। आप बाकी सब क्वेश्चंस करते रहो, पढ़ते रहो, और लास्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों के क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो मैं उसका लेसन भी अपलोड कर दूंगा, और ये चैप्टर फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम फर्स्ट चैप्टर को बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपका ये है कि आप शुरू से रिवाइज करते रहना, न्यूमेरिकल करते रहना, जो आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे बताते रहना। जो आपके स्कूल में नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है वो भी आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसका भी लेसन अपडेट कर सकूं। तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहें, डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहें। ठीक है ना, थैंक्स।